देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश की मीटिंग हुई है। सीएम नीतीश की ये हाई लेवल मीटिंग है। बैठक में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी भी मौजूद रहे, गृह सचिव भी मीटिंग में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। और मुख्यमंत्री की इस हाई लेवल मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी भी मौजूद रहे, गृह सचिव भी मीटिंग में मौजूद रहे। आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आनंद, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग हुई है, अब तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है बताइए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में खुलकर हमला बोला गया था लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर विरोधियों द्वारा। देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार पूरी तरीके से हरकत में है और नीतीश कुमार ने जो आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी, मैं आपको बताता हूं। थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा किया जाएगा। अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि थाने स्तर पर हर हफ्ते आप समीक्षा कीजिए। इसके अलावा पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाने के लिए जिले में विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शराबबंदी को लेकर विरोधी पार्टियों ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला और कई जगह शराबबंदी एक बड़ा इशू भी बन गया था। तो नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि शराबबंदी एकदम सख्ती से पालन किया जाए और इसको पालन करवाने के लिए जिला में जो विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई है इस बैठक में। इसके अलावा लंबित पड़े आपराधिक मामले जितने भी हैं उनको तेजी से समीक्षा करके उन पर कार्रवाई की जाए, ये भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण मामला है 24 घंटे पुलिस गश्ती करे, अपराधियों में कानून का भय हो और जो कानून तोड़ने वाले हैं उन पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए, ये महत्वपूर्ण उन्होंने निर्देश दिया। यानी कि उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि पुलिस को बैठना नहीं है, 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है, शराबबंदी पर सख्ती करनी है। जो अपराधी हैं, जो भाग रहे हैं या फिर वो कानून के पकड़ में नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थानों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा भूमि विवाद का जल्द से जल्द निष्पादन हो, इस पर भी पुलिस को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर भी निर्देश दिया गया है और उसका सख्ती से पालन हो, इसका भी निर्देश दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भ्रष्टाचार की शिकायत कर जांच किया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आपको याद होगा 2005 से 2010 का नीतीश कुमार का जो राज था वो गोल्डन पीरियड माना जाता था और ऐसे बताया जाता था कि नीतीश कुमार ने जब 2005 से 2010 के बीच में सत्ता संभाली थी, उस समय उन्होंने कानून का राज स्थापित किया, जो बार बार नीतीश कुमार आज भी बात बोलते हैं। और उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि बड़े लेवल पे छापामारी होती थी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए और उसका असर ये हुआ था कि कई सारे भ्रष्टाचारी पकड़े भी गए थे। और आपको सुकन्या ये भी जानकारी मैं दे दूं कि उसी वक्त 2005 से 2010 का जो वक्त था, उस वक्त स्पीडी ट्रायल की शुरुआत की गई थी जिसमें अपराधियों में भय हुआ था। तो नीतीश कुमार पर जब एक साथ कई मोर्चों पर हमला हुआ इस विधानसभा चुनाव में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शराबबंदी को लेकर, तो नीतीश कुमार हरकत में है और उन्होंने पूरी तरीके से एक्शन दिखाते हुए आज अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और तमाम निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अपराधी को, जो भी अपराधी फरार है, उनके गिरफ्तार किया जाए। शराबबंदी को लेकर सख्ती किया गया है, स्पेशल टीम बनाने की बात कही गई है। तो एक तरीके से अधिकारी को उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि इस बार वो कोताही के मूड में जरा सा भी नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी कोताही बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। साफ संदेश है। नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समीक्षा बैठक की है सुकन्या, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बेहद सख्त है और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भी भ्रष्टाचारी उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये कुछ ऐसे आज बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं जो आने वाले समय में अगर इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े हुए नीतीश कुमार की सरकार पे, शायद उस पर लगाम लग सके। चलिए आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुराने फॉर्म में लौटते दिख रहे हैं नीतीश कुमार। 2005 से 2010 के बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया था, उसी स्टाइल में एक बार फिर से काम करने की नीतीश कुमार की कवायद है। शराबबंदी के मुद्दों को लेकर भी बता दें कि शराबबंदी पर लगातार विपक्ष जो है हमलावर रहा है, इसे फेल बता रहा है और इसको एक सफल कानून बनाने के लिए भी नीतीश कुमार ने पहल की है। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गोपालगंज में गैंगवार में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि एक जख्मी है। जेडीयू विधायक बाहुबली, जी हां, जेडीयू विधायक और बाहुबली पप्पू पांडे के 3 करीबी लोगों को गोली मारी गई, जिनमें से एक देवेंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हुई जबकि दूसरे की बाद में मौत हो गई। गोपालगंज में पिछले कुछ समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 27 मई को रेपुरा गांव में विधायक पप्पू पांडे के फुफेरे भाई को गोलियों से भून डाला गया था। वहीं 27 जून को रूपंचक में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिस मामले में विधायक के भाई और मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे के खिलाफ केस चल रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरा मामला जो है गोपालगंज मर्डर से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बता दें। गोपालगंज में वर्चस्व को लेकर गैंगवार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर पिछले 13 सालों की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की हत्या की, तो वहीं इसके जवाब में फिर हत्या हुई। 2007-2008 में दबंग ब्रजेश सिंह की हत्या हुई, जिसका आरोप विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी पर लगा। कुछ ही दिनों बाद इसका जवाब दिखा और 2009-2010 में फुलवरिया बीडीओ के चैम्बर में घुसकर विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी की हत्या कर दी गई। वहीं अगर इस साल की बात करें तो पिछले 5 महीने में 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 2020 में मई महीने में जेपी यादव सहित 3 की हत्या की गई, जिसका आरोपी विधायक पप्पू पांडे सहित कई पर लगा। तो चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वो जरा देखिए। ये मामला नया नहीं है। 13 साल से इस मामले में एक के बाद एक हत्या होती जा रही है। और अगर बात करें कि 2020 की, तो 2020 में मई महीने से जेपी यादव सहित 3 की हत्या की गई है। वहीं इसके जवाब में 2020 जून में पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई। जेपी यादव की हत्या का आरोप मुन्ना तिवारी पर भी लगा। वहीं 28 नवंबर 2020 शनिवार को फिर से हत्या की वारदात सामने आई, जहां विधायक के करीबी देवेंद्र पांडे की हत्या के साथ एक अन्य व्यक्ति पप्पू पांडे की भी मौत हो गई। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं समस्तीपुर एसिड अटैक की, जिस मामले में 2 दोषियों विनोद महतो और दर्शन महतो को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। मामला 2018 का है, जब छेड़खानी का विरोध करने पर 8 लोगों पर एसिड अटैक किया गया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से झुलसे थे। 2 साल के बाद इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गुंडे बदमाशों की आपसी तूतू मैमे तो आपने बहुत देखी होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब 2 पदाधिकारी भिड़ते हैं तो क्या होता है। गुस्से से लाल और आपस में भिड़ने को तैयार 2 लोग। आखिर माजरा क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों कोई स्थानीय बदमाश हैं, तो हम आपको बता दें, लड़ने को तैयार दोनों लोग हैं। आरा के उत्पाद निरीक्षक भानु प्रताप सिंह और जिले के ही सदर अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार पांडे। एक बार फिर से इनकी तूतू में जरा देखिए। आप बोले क्या काम के लेकर हैं? अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों की तूतू मैमे का वीडियो वायरल है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि अगर अधिकारी आपस में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो फिर आम लोगों के साथ इनका बर्ताव कैसा होगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। और इन सब के बीच अभी 2 पदाधिकारियों की तमीज तो आपने देखी। अब तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल पर हम बात करेंगे। हत्या का मुकदमा चला, बात है तो आप जांच करवाइए। मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल पर सियासत तेज है। एनडीए के नेताओं ने इसे राजनीति का गिरता स्तर कहा, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव की मुद्रा में हैं। जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल। मैं पीड़ा में बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, और भविष्य में चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए
संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए और राजनीति में अपने स्तर को गिराना नहीं चाहिए। अब यह क्या पॉलिटिकल एक दूसरे का जो निजी हमला नहीं, निजी हमला तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी पक्ष से भी। मैं इसको कंडेम करता हूं, 100% कंडेम करता हूं। ऐसी टिप्पणी से सार्वजनिक जीवन की जो शुचिता है वह प्रभावित होता है। तो आप व्यक्तिगत जीवन के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके जी शुचिता की राजनीति रही है, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से मैंने असेंबली में कल व्यवहार किया वो ज्यादा सदमे की बात है, इसलिए कि नीतीश कुमार मैंने भाषा के मामले में, मैंने अनुशासन के साथ बोलने के मामले में, संयम के मामले में वो जाने जाते हैं। और हमने आज तक मैंने लंबा साथ रहा है हम लोगों का, हमने कभी इस तरह से उनको बोलते हुए नहीं सुना है। अब जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी पर, यह आरोप तो उन पर लगता है। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं मुद्दों पर बात होनी चाहिए और सदन चर्चा और विमर्श के लिए होता है, जहां हम जनहित से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं पर निजी हमला करेगा, विषय से हटकर बातें होंगी। बात तो होनी थी राज्यपाल जी के अभिभाषण पे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह सत्ता पक्ष के लोग लालू जी के परिवार को टारगेट कर रहे थे, जिसका कहीं उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। कल सदन में हुए हंगामे और तेजस्वी के सीएम नीतीश पर दिए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव के बयान के विरोध में आज युवा जेडीयू ने प्रदर्शन किया है और माफी मांगने की मांग की है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर जमकर नारेबाजी की। युवा जेडीयू नेता ओम प्रकाश सेतु ने कहा कि अगर तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी तो प्रखंड स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मांग करते हैं कि आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा यह आंदोलन अब प्रखंड स्तर पर भी चलेगा। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया है यह बहुत ही शर्मनाक है। और आदरणीय नीतीश कुमार ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया और उनके पिताजी को विधायक दल का नेता बनाया था। उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी से सीख लेना चाहिए कि किस तरह से भाषा और राजनीति में भाषा की गरिमा होनी चाहिए। और जिस तरह से वह कर रहे हैं, वह आने वाले दिन में युवा जनता दल यूनाइटेड और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक उनका भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसे लेकर हम लोग सार्वजनिक तौर पर और आंदोलन को तेज करेंगे। सिवान में बीच सड़क पर ही दो गुट भिड़ गए, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक की है और बीच सड़क पर मारपीट से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था और इसी को लेकर आज बात मारपीट तक पहुंच गई। मृत्युंजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सिवान से बीच बाजार तू मैं और मारपीट की तस्वीर हम देख रहे हैं, मामला क्या कुछ है, बताइए। जी, ये पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा बीच बाजार की है, जहां पे दो पाटीदार है, दो पक्ष है, आपस में भिड़ गए। फल लगाने की दुकान को लेकर काफी दिनों से इन लोगों के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। आज जमीनी विवाद काफी गहरा गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया और अपनी अपनी गुहार लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन काफी दिनों से इन लोगों की जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज बीच सड़क पर दे दनादन शुरू होगी, आपस में मारपीट होने लगी। करीब आधा दर्जन इस मारपीट में लोग घायल हुए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय आपका शुक्रिया। पटना में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आने वाले खर्च भी उनसे ही वसूले जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि पटना को जाम मुक्त बनाने में लोग मदद करें। साइकिल गिर
समस्या कुछ दिनों में बढ़ी है और इसका मुख्य कारण है कुछ जगह लोग इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। कुछ जगह तो अस्थायी इंक्रोचमेंट है, लेकिन कुछ जगह देखिए परमानेंट इंक्रोचमेंट की भी तैयारी चल रही है। तो ऐसे सभी प्लॉट्स की नापी करवाई जाएगी और जो लोग दोषी हैं उन पर न केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी बल्कि अतिक्रमण हटाने का पूरा खर्च उनसे वसूला जाएगा। पटना शहर में विभिन्न इलाकों में जो ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसमें लगातार टीम बना करके और विभिन्न इलाकों में यह कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद राज्य भर में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को टारगेट दिया है। पटना के सिविल सर्जन के मुताबिक 10,000 सैंपल जांच का टारगेट मिला है, जिसमें अस्पतालों के अलावा बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अभी संक्रमण बढ़ा है और राज्य में हर दिन 1,31,000 से ज्यादा जांच हो रहे हैं, जिसे 1.5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को सैंपल जांच की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। ऐसे में पटना जिले में क्या टारगेट मिला है, सीधे जानते हैं। सिविल सर्जन पटना डॉक्टर विभा कुमारी सिंह हैं। मैडम, अभी तो चूंकि जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, क्या टारगेट आप लोगों को दिया गया? पटना जिला को लगभग 10,000 का टारगेट दिया गया है। इस महीने में मान के चलिए 27 तारीख तक 2,70,000 का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 2,01,390 के लगभग टेस्ट कर लिया है। तो बढ़ते हुए संक्रमण को देख करके इस कार्य को हम लोगों ने बहुत जोर शोर से कर रखा है। पूरे शहर में विभिन्न जगहों में टेस्टिंग चल रहा है। बिहार में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वैसे किसानों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने इनकम टैक्स तक दाखिल किया, जबकि ये योजना गरीब किसानों के लिए है। पूरे बिहार में करीब 34 करोड़ फर्जी तरीके से, जी हां, 34 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से किसानों को दिए गए हैं, जिसमें सिवान जिला भी शामिल है। फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले किसानों से राशि वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। रकम वसूलने के लिए सभी जिलों के जिला कृषि अधिकारी को चिट्ठी जारी की गई है। सिवान में ऐसे 1,440 किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम उठाई है। मर्ज होने के बाद भारत सरकार ने जब इसका जांच की इनकम टैक्स के साइट पर, तो बिहार में कुल 34,000 कृषक ऐसे पाए गए जो कि इनकम टैक्स दाखिल कर रहे हैं। वैसे किसानों की सूची हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम लोगों ने जिला को वर्गीकृत करते हुए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उन किसानों का नाम और कितनी राशि उनसे वसूल करनी है उसकी सूची हम लोगों ने भेज दी। बात कटिहार की उस बेटी की जिसने तंगहाली और परिवार की बदहाली के बावजूद संगीत के अपने सपने को साकार कर रही हैं और अपने दम पर एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में जलवे बिखेर रही हैं। इरादे हों जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से मंजिल वही पाते हैं। जी, कटिहार की ये बेटी सितारा है जो मुफलिसी के दौर में भी अपने लगन और जुनून के दम पर संगीत की दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में अपने जलवे भी बिखेर रही है। तभी तो इसके गाए गीतों पर देश के नामचीन संगीतकार भी वाह वाह कर उठते हैं। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में झोपड़ी सा दिख रहा ये घर है सितारा का। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सितारा के पिता मछली व्यवसायी हैं। 7 भाई बहनों में से एक सितारा का संगीत के प्रति जुनून इसी से पता चलता है कि घर में रियाज करने की जगह नहीं है, बेहतर साउंड प्रूफ का माहौल नहीं है। बावजूद इसके सितारा बाथरूम को ही रियाज की जगह बना चुकी है, क्योंकि तमन्ना संगीत की ऊंचाई को छूने की जो है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सितारा के लिए इस ऊंचाई तक पहुंचना आसान कहां था। समाज से प्रताड़ना मिली, हौसले को गिराया गया, लेकिन अपनी बेटी के साथ परिवार पूरी शिद्दत से खड़ा रहा और इसका परिणाम आपके सामने है।
समाज में तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था जब समाज में ये पता चलता है कि मुस्लिम घर की लड़कियां और ख़ासकर गाने बजाने में आगे बढ़ रही है, तो सभी लोग का प्रेशर होता है कि नहीं, इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ को बंद करना चाहिए। लेकिन उन तमाम सब चीज़ को हम लोग साइड करके और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि बच्चे में लगन थी और ये करना चाह रही थी। सितारा का परिवार आज अपनी बेटी की शानदार चमक से बेहद खुश है। एक बिटिया की लगन, मेहनत और जुनून से इस शहर की हर बेटी अब सितारा बनने को बेताब है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।